नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राम रतन द्विवेदी आरआरडी सर फिर आया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दूसरे लेक्चर के लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ही शानदार चैप्टर है, आपको पिछली क्लास में बताया गया था। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पहले लेक्चर में अपन ने देखा कि भाई कैसे कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या है, कैसे उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। अब अपन बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की। अगर बात गैल्वेनिक सेल की जाए तो गैल्वेनिक सेल क्या है? गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे जो भी आप टॉर्च में यूज करते हो सेल, वो क्या है? केमिकल एनर्जी स्टोर होती और वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो गैल्वेनिक सेल इज अ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड पहली बात है, इन दिस सेल स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप रिएक्शन होती है, उसे हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। क्या कहानी क्लियर? अगर हम इसकी बात करें कि गैल्वेनिक सेल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, सो अगर आपने याद हो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक ही बीकर में दो इलेक्ट्रोड रखते थे, यहाँ गैल्वेनिक सेल में क्या है कि दो हाफ सेल अलग अलग यूज करते हैं। लाइक ये आपका है ZnSO4 और आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि जिसका सॉल्यूशन होता है उसी की रॉड डिप करते हैं। तो यहां अपन ने ये अपन ने जिंक रॉड ली। क्या ली? जिंक रॉड। एंड सेकेंड कंटेनर ये है आपका CuSO4 कॉपर सल्फेट और यहां पे अपन ने Cu रॉड ली। ओके, अब जरा ध्यान समझिएगा। यहां अपन क्या करते हैं, इसको वायर से कनेक्ट करते हैं। ये होता है आपका एनोड, जहां होता है ऑक्सीडेशन, और इसको बोलते हैं निगेटिव इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? निगेटिव इलेक्ट्रोड। ये आपका है कैथोड, जहां होगा रिडक्शन, और इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब कुछ लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि यार कैथोड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सर कह रहे हैं। वैसे तो कैथोड जनरली निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, क्योंकि पिछले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी आपने देखा होगा कि कैथोड को हमने क्या बोला होगा? निगेटिव इलेक्ट्रोड। यहां कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ऐसा क्यों हुआ, ये समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। आगे पूरा बना लेते हैं। इतना अपन ने ऐड किया, फिर इसको क्या करते हैं अपन, ये इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है, जिसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज। ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है भाई, इसी को वोल्टेइक सेल भी बोल देते हैं। अब इसका मतलब समझिए क्या है। होता क्या है कि जैसे एनोड है, तो जिंक का एनोड हो गया, कॉपर का कैथोड हो गया। अगर हम इसमें थोड़ा सा रिएक्शन की बात करें कि एनोड में क्या होगा,
तो एनोड में होगा जिंक सॉलिड Zn+2 इलेक्ट्रॉन में जाएगा, और कैथोड में क्या होगा, Cu+2 सॉलिड में जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन। ये देख लीजिए, ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन। एग्जैक्टली में क्या होता है कि अगर आपको याद हो पिछली क्लास में अपन ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा बात की गई थी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपको बताया गया था कि अगर मान लीजिए, अगर याद हो, जैसे मान लीजिए यहां जिंक सल्फेट है और यहां पे आपकी जिंक रॉड है, तो आपको बताया गया था कि अगर टेंडेंसी ये हो रही है, ये देखिए, अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या ये जिंक सॉलिड के जो आपका ये इलेक्ट्रोड है इसके कुछ पार्टिकल्स Zn+2 में गए, तो पॉजिटिव चार्ज यहां बढ़ा। तो अगर आपको याद हो, हमने बोला था कि मेटल के अंदर क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज, और जब मेटल के अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या ये नेगेटिव इस वायर के थ्रू मूव करेगा। देखिए, पहले बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, यहां से जो नेगेटिव चार्ज अंदर आएगा वो वायर के थ्रू मूव करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो क्या करंट का मूवमेंट ऐसा हो जाएगा, चेक करो। अच्छा, करंट का मूवमेंट अगर ऐसा है तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये कैसे डिसाइड किया जाता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ करंट। Positive and negative electrode will be decided on the basis of flow of current, and current always flows from positive to negative electrode। क्या कहानी क्लियर हो रही? Current always flows from positive to negative electrode। तो क्या ऐसा लग रहा है यहां से करंट निकल रही है, यहां जा रही है, तो इसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। पहले बताओ, बात क्लियर हो रही है? कहीं भी डाउट हो तो आप देख लो। क्लियर? तो इसलिए इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। देखिए, अगर इसका E0 बात करें, इसका E0 होता है 0.76 वोल्ट और इसका E0 होता है 0.34 वोल्ट। E0 जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? इंटेंसिव का मतलब होता है मास इंडिपेंडेंट, यानी जब आप किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो E0 चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना, जैसे आपको बता दें, जैसे A+ इलेक्ट्रॉन गिव्स A सॉलिड है, E0 का वैल्यू x वोल्ट है, और इसको आपने ऐसे लिख दिया तो E0 का वैल्यू x वोल्ट ही रहेगा। E0 का वैल्यू मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसको अगर रिवर्स कर दें, A सॉलिड गिव्स A++ इलेक्ट्रॉन, सो E0 का वैल्यू -x वोल्ट हो जाएगा। यानी जब हम रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो E0 का साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि E0 इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, सो अपन अगर ये बात करें, अगर इन दोनों को ऐड कर दें, यानी ये तो हाफ सेल रिएक्शन हो गई। कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी? ये हो गई कंप्लीट सेल, और ये E0 का वैल्यू ये आ जाता है। E0 सेल है बेसिकली, ये E0 सेल। अच्छा, अब लग रहा होगा कि यार E0 तो अभी सर ने इंटेंसिव बताया, फिर ऐड कैसे कर दिया? क्योंकि अगर E0 इंटेंसिव है तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, आगे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे, सो उसमें क्या होता है कि जो E0 इंटेंसिव होता है वो नॉन एडिटिव इन नेचर होता है। मतलब आप इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड नहीं कर सकते। अगर आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन यहां हमने ऐड किया है, अभी आगे बताएंगे क्यों किया है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा और बात करते हैं, सबकी बात करेंगे। सॉल्ट ब्रिज। कुछ लोग कहते हैं केमिस्ट्री समझ नहीं आती,
ऐसा कैसे हो सकता है? केमिस्ट्री तो सबसे आसान सा सब्जेक्ट है, और केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही तो बहुत भारी समस्या हो जाएगी। केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है, और केमिस्ट्री तो समझ में आनी चाहिए भाई। केमिस्ट्री तो मतलब होता है, एक्चुअली कुछ लोगों को लगता है कि बोरिंग सब्जेक्ट है। बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग है, इसको इंटरेस्ट में लाओ, मज़ा आएगा। ओके, तो अपन क्या कर रहे थे कि सॉल्ट ब्रिज, एक दिन आपको जो ना, आपको बताएं, एक दिन मैं आपको मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊंगा, और उसको सुन के आपको ऐसा लगेगा कि अगर सर का आईआईटी में सिलेक्शन हो सकता है ना, तो किसी भी बंदे का आईआईटी में सिलेक्शन हो सकता है। अगर मेरे जैसे लोगों का आईआईटी में सिलेक्शन हो सकता है, आईआईटी में सिलेक्शन मतलब लोग सोचते हैं आईआईटी में सिलेक्शन मतलब बहुत भारी बात है, बहुत बड़ी बात है। नहीं, एक दिन फुर्सत में टाइम मिले, थोड़ा सा टाइम की पाबंदी रहती है, टाइम मिलेगा तो मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे पढ़ा, किन किन प्रॉब्लम से मैंने पढ़ाई की, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो आपको लगेगा, वो मोटिवेशन है आपके लिए, वो आपको लगेगा कि यार आरआरडी सर का अगर सिलेक्शन आईआईटी में हो सकता है तो भाई साहब किसी का भी हो सकता है। ये फैक्ट है। जो आपको पुराने बच्चे अगर कभी मिले मेरे से पढ़े हुए मोशन के, तो आप उनसे पूछिएगा, बहुत दुखद घटनाओं से पूरा जीवन जो है अपन ने गुजारा है। लेकिन ठीक है, मतलब मेहनत की गई तो मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज अपने को कोई दिक्कत है, आज अपन एकदम परफेक्ट है। लेकिन जिन जिन प्रॉब्लम्स को अपन ने फेस किया, भगवान न करे किसी को प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, तो फिर कभी बात करेंगे उस पर। तो अपन बात कर रहे थे सॉल्ट ब्रिज की। सो सॉल्ट ब्रिज क्या है? सॉल्ट ब्रिज, ये देखिए, इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब। चेक कर लीजिए, इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब containing strong electrolyte in paste form mixed with agar liquid। होता क्या है कि जो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो हमेशा पेस्ट फॉर्म में, जेल फॉर्म में होता है। क्योंकि अगर इसको लिक्विड फॉर्म में रख दोगे तो सारा तो नीचे ही गिर जाएगा भाई, इसलिए इसको क्या करते हैं, जेल फॉर्म में रखते हैं। जेल फॉर्म बनाते कैसे? इलेक्ट्रोलाइट को अगर एक लिक्विड होता है उसके जेल बना के और फिर फिल करते हैं। अब ये हुआ कि सॉल्ट ब्रिज में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। तो देखिए तरीका क्या है। सॉल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट कौन से यूज करते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं। पहली बात तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। दूसरी बात ये कि हम वही इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज करेंगे जो ना कि इलेक्ट्रोलाइट से, ये सोल्यूशन वाले इलेक्ट्रोलाइट, और ना इलेक्ट्रोड से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपका Ag का इलेक्ट्रोड, सपोज Ag का, और आपने यहाँ पे KCl ले लिया, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि Ag तुरंत Cl से कंबाइन करके AgCl का PPT बनाने लगेगा, तो एक नई रिएक्शन होने लगेगी। यानी किस बात का ध्यान रखेंगे? Those type of electrolyte are used in salt bridge which do not react with electrolyte as well as electrode। क्या भाई पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे? जो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड दोनों से रिएक्ट ना करे। पहले बताओ, बात समझ में आ रही है? क्लियर? दूसरी बात क्या होती है, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां आप देखो जिंक Zn+2 में जा रहा है, यानी यहां पे सॉल्यूशन में क्या पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है? Cu+2 Cu सॉलिड में जा रहा है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव कम घट गया, इसका मतलब निगेटिव बढ़ गया। अगर यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ गया, यहाँ पे निगेटिव बढ़ गया, तो क्या इन दोनों में चार्ज डिफरेंस आ गया? और अगर चार्ज डिफरेंस आया तो यहाँ पोटेंशियल आ जाएगा, दैट इज नोन एज जंक्शन पोटेंशियल। दैट इज नोन एज जंक्शन पोटेंशियल। सो अगर जंक्शन पोटेंशियल यहां आ गया तो जो आप यहां पोटेंशियल मेजर कर रहे हो वो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। यानी एग्जैक्टली में जो आपको रीडिंग मिलनी चाहिए थी, क्या उससे कम मिलेगी? क्योंकि ये जंक्शन पोटेंशियल इसमें क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। पहले बताओ भाई, समझ में आ रहा है? जंक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और अगर जंक्शन पोटेंशियल माइनस हो गया तो रीडिंग कम हो गई। यानी अपना मेन पर्पस जो यहाँ है लेने का, वो ये है कि यहाँ जंक्शन पोटेंशियल डेवलप ना होने दें। यहाँ पे जंक्शन पोटेंशियल डेवलप ना होने दें। अभी हुआ क्या? जंक्शन पोटेंशियल डेवलप कैसे नहीं होने देंगे? तो देखो ध्यान से, मजा आएगा। यहाँ पे क्या हुआ? जिंक Zn+2 में गया, तो यानी क्या? यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया।
अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज आया तो ये पॉजिटिव चार्ज को घटाना है, कम करना है। कैसे? इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इसमें पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। जैसे ही यहां पॉजिटिव आया, इसका निगेटिव खट से जंप मार दिया। यानी जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी जो सॉल्ट ब्रिज का निगेटिव चार्ज है, वो खट से कट सोल्यूशन में आया और न्यूट्रलाइज किया। उसी तरह यहां निगेटिव बढ़ा, जब यहां निगेटिव बढ़ा तो यहां से पॉजिटिव जंप किया। क्लियर? तो जिससे यहां पोलैरिटी नहीं आने दिया, और पोलैरिटी नहीं आने दिया तो जंक्शन पोटेंशियल नहीं आया, और जंक्शन पोटेंशियल नहीं आया, काम हो गया अपना। कहानी समझ में आई? अभी हुआ यार, इससे क्या मतलब, इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, समझो। यहां पे मान लीजिए कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने एक पॉजिटिव रखा है, एक निगेटिव रखा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोलाइट है तो एक पॉजिटिव पार्टिकल हो गया, एक निगेटिव हुआ। अगर मान लो पॉजिटिव वाला यंग एनर्जेटिक, पॉजिटिव चार्ज जो है वो यंग एनर्जेटिक है, हमारी मेरी तरह मान लीजिए, ठीक है। सो जो है अपन क्या करते कि अगर पॉजिटिव चार्ज यंग एनर्जेटिक है तो जैसे ही निगेटिव चार्ज यहां बढ़ा, पॉजिटिव खड़ाक से खड़ाक हो गया। क्लियर? और जो निगेटिव चार्ज है वो थोड़ा एजेड है ना, एजेड है, बुढ़ा टाइप का है थोड़ा सा, वो पैर भी उसका मान लीजिए थोड़ा सा गड़बड़ है, दिव्यांग है, ऐसे समझ लीजिए दिव्यांग है। सो अगर यहां पे देखो, यहां पे क्या आया है, पॉजिटिव बढ़ा है, तो यहां निगेटिव चार्ज आएगा। तो निगेटिव चार्ज अगर मान लीजिए दिव्यांग है, थोड़ा एजेड है, तो उधर पॉजिटिव तो खटाक से गिर गया, और निगेटिव कर रहा आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं भैया आ रहा हूं। तो समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या, यहां जितनी जल्दी ये न्यूट्रलाइज होगा उतनी जल्दी ये न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या, दोनों में पोलैरिटी आ गई, और अगर पोलैरिटी आ गई तो जंक्शन पोटेंशियल आ गया। यानी किस चीज का ध्यान रखेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें आयनिक स्पीड ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी अप्रॉक्सीमेटली सेम। एग्जैक्टली सेम तो वर्ड नहीं कर सकते क्योंकि एग्जैक्टली सेम हो ही नहीं सकती, लेकिन स्पीड ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी अप्रॉक्सीमेटली सेम। क्यों? क्योंकि अगर सेम नहीं हुई तो फिर जंक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। इस बात का हम याद रखते हैं। आईटी में क्वेश्चन आ चुका है, आईटी में क्वेश्चन आया था, आप देखिएगा, आपके पास 41 ईयर्स होगी जो, कि सॉल्ट ब्रिज में KNO3 यूज करते हैं, इसका क्या रीजन है? तो रीजन आपको समझ में आ रहा है, क्या रीजन है? लेने का यह है कि आयनिक स्पीड ऑफ K+ एंड नाइट्रेट आयन जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। इस तरह के हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज में लेते हैं। क्या कहानी क्लियर हुई? सॉल्ट ब्रिज का मेन काम क्या है? सर्किट को कंप्लीट करना। भाई ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, अगर अपन ने ये क्या करते हैं, रख लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का मेन काम है सर्किट को कंप्लीट करना, तो लेकिन तुमसे अगर कहा जाए क्या किसी गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन होने के लिए सॉल्ट ब्रिज का होना कंपलसरी है क्या? किसी रिएक्शन में होने के लिए, रिएक्शन को होने के लिए सॉल्ट ब्रिज का होना कंपलसरी है? तो हम कहेंगे नहीं, सॉल्ट ब्रिज इज नॉट नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जिसमें सॉल्ट ब्रिज की जगह हम पोरस बाउंड्री यूज करते हैं, जो इधर उधर मूवमेंट कर लेते हैं। इसलिए आईटी में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। आईटी में क्वेश्चन आया था कि भाई कि मोर देन वन क्वेश्चन था, उसमें एक ऑप्शन था कि सॉल्ट ब्रिज इज नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ सेल रिएक्शन। सॉल्ट ब्रिज इज नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ सेल रिएक्शन। तो आईटी ने इसी को आंसर दिया था कि सॉल्ट ब्रिज नेसेसरी है अकरेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन। फिर सारे कोचिंग वालों ने, जानते हो मीडिया आजकल, सोशल मीडिया इतना हावी है कि भाई सोशल मीडिया में सब जगह आ गया, आईटी ने गलत आंसर दिया, आईटी ने गलत आंसर दिया। फिर जो है, अब आईटी क्या है, आईटी का इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है आईटी वालों की? आईटी वाले गलती करते हैं तो मानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। क्यों? क्यों कहते हैं हम थोड़ी ना गलत हैं, वो कहते हैं कि तुम भी सही हो और हम भी सही हैं। मतलब जिसने टिक किया कि सॉल्ट ब्रिज इज नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो भी सही, और जिसने टिक नहीं किया कि सॉल्ट ब्रिज नॉट नेसेसरी, तो उसको भी सही। इसका मतलब हुआ कि भाई सॉल्ट ब्रिज ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, लेकिन ग्रामेटिकली तो रॉन्ग है ना यार। कोई चीज़ नेसेसरी है तो है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन आईटी वालों ने कहा भाई ऐसे ABD और AB ऐसे आंसर देके निपटा दिया।
क्योंकि उन्हें तो अपने को कभी वो गलत नहीं मानते हैं, तो बढ़िया है, अपने क्या दिक्कत है, अपना तो नंबर मिला ना। तो सॉल्ट ब्रिज याद रखिएगा, सॉल्ट ब्रिज इज नॉट नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या सॉल्ट ब्रिज कैसे कैसे होता है, कहानी क्लियर हुई क्या भाई, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि E0 जो सेल था आपने ऐड कर दिया, बिकॉज E0 जो है वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो E0 नॉट एडिटिव इन नेचर है। फिर आपने उसे ऐड क्यों किया, तो देखो होता क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बेसिकली डेल्टा जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। जो एनर्जी आ रही है उसको आप कितना यूज करते हो, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये होता है -NEF। देखो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, Q इंटू V, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो E तो पोटेंशियल हो गया, और Q क्या होता है, NF, और माइनस क्यों, रिलीज होती है इसलिए। इसी तरह अगर हम डेल्टा G0 लिख देंगे तो वो हो जाएगा -NE0F। नॉट का मतलब समझ में आता है ना, स्टैंडर्ड स्टेट। सो अगर हम ये कहें कि यार ये अच्छा डेल्टा जी क्या है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब इसको आप ऐड कर सकते हो। जो मतलब दो रिएक्शन है, दो रिएक्शन को आप ऐड किए तो दोनों का डेल्टा जी ऐड हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि जिंक सॉलिड से Zn+2 इलेक्ट्रॉन, और इसका E0 मान लीजिए आप x वोल्ट है, E1। सो यहां से डेल्टा G1 नॉट का वैल्यू, n का मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, -2xF। फिर अपन ने कहा कि Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन, Cu सॉलिड, डेल्टा G2 नॉट का वैल्यू -2yF। इसका E2 नॉट कितना मान लीजिए, y वोल्ट। क्लियर। जब आप इनको ऐड करोगे तो फाइनल रिएक्शन आई, जिंक सॉलिड प्लस Cu+2 गिव्स Zn+2 प्लस Cu सॉलिड, और डेल्टा G3 नॉट जो होगा वो डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट होगा। देखो इसका मतलब हुआ, अच्छा ये फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने, जब हम दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं उसी को हम फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मानते हैं। यानी -n की जगह क्या लिख दीजिएगा, 2 E0 सेल और F, दिस इज इक्वल टू -2xF -2yF। तो यहां से जो E0 सेल आ गया वो आ गया x+y। देखिए E0 सेल क्या आ गया, x+y, इसलिए ऐड हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आपको अगर E3 नॉट निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N1E1 नॉट प्लस N2E2 नॉट बाई N3। देखिए सीधे क्लियर है, N1E1 नॉट प्लस N2E2 नॉट बाई N3, क्लियर। यानी अगर N1 N2 N3 तीनों सेम हो गए, अगर N1 N2 N3 तीनों सेम हो गए तो क्या डायरेक्ट ऐड हो गया, देख लो। अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट ऐड करना है कि नहीं करना, सिंपल, बहुत आसान सा। अगर कैथोड में रिएक्शन बराबर, कैथोड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एनोड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बराबर है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। यानी अगर फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के दर्शन नहीं होते, अगर फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के दर्शन नहीं हो रहे तो आप डायरेक्ट क्या करो, ऐड कर दो। लेकिन अगर फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के दर्शन हो गए तो फिर आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि N3 N1 N2 अलग अलग हो गए, तभी तो फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दिख रहा है, तब आप ऐड नहीं कर सकते। क्या कहानी समझ में आई, बात देख लीजिए भाई, कोई दिक्कत हो बोल दीजिए, क्लियर। ओके, सो जैसे क्वेश्चन देखिए, E0 Fe+3 से Fe+2 x वोल्ट है,
क्लियर। ई नॉट Fe+2 से Fe सॉलिड y वोल्ट है। कह रहा फाइंड ई नॉट Fe सॉलिड से Fe+3। देखिए तो उसका तरीका क्या होता है, जो आपको गिवन है पहले वो लिख लो। देखो Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe+2, यही तो लिखोगे भाई। इसका ई नॉट दिया है आपको x वोल्ट और दूसरा दिया है आपको Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe सॉलिड, इसका ई नॉट दिया है आपको y वोल्ट। ये देखो अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए Fe सॉलिड से Fe+3। तो Fe सॉलिड से Fe+3 कैसे आएगा देख लो भाई। अगर आप दोनों को रिवर्स करके ऐड कर दें, देखो पहले को भी रिवर्स करो और दूसरे को भी रिवर्स करो तो क्या वही रिएक्शन दिख जाएगी, देख लो आप। यानी अगर अपन Fe+2 से Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसका ई नॉट का वैल्यू हो जाएगा -x वोल्ट और यहाँ से हो जाएगा Fe सॉलिड गिव्स Fe+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ई नॉट का वैल्यू हो जाएगा -y वोल्ट। और अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ऐड करने से आएगा Fe सॉलिड से Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। देखो और इस रिएक्शन का ई नॉट चाहिए तो इसका जो ई नॉट होगा इसका ई नॉट डायरेक्ट आप ऐड करके नहीं लिख सकते, देख लो। अच्छा अगर डायरेक्ट ऐड करके नहीं लिख सकते तो कितना होगा ये समझते हैं। ई नॉट जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए इसका N1 कितना है इसमें 1 और ई नॉट कितना है -x, यानी -1 इंटू x प्लस N2 कितना है 2 -y/3। चेक करो, यानी ये आएगा -x -2y/3। ये देखो और ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन जेई में बहुत आते हैं। तो कब डायरेक्ट ऐड करना है, कब डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। देख लो अगर ये समझ में आ गई कि कब अपने को डायरेक्ट ऐड करना है कब नहीं ऐड करना है, तुरंत आंसर आएगा। समझ में आया कि कैसे अपने को ये करना है ना। अच्छा क्या होता है, एक डेनियल सेल होता है। डेनियल सेल क्या होता है, बहुत आसान सा है। डेनियल सेल उस सेल को बोलते हैं जिसमें जिंक एनोड हो और कॉपर कैथोड, जो अपन ने पढ़ा है एक प्रकार से डेनियल सेल है। क्लियर, ओके। अब अपन बात करते हैं, देखो सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देखिए पहले जो एनोड में हो रहा है वो लिख दीजिए, 2 पैरेलल लाइन का मतलब सॉल्ट ब्रिज, और फिर जो कैथोड में हो रहा है वो लिख दीजिए। देखिए एनोड में हो रहा है वो लिख दीजिए, कैथोड में हो रहा है वो लिख दीजिए, आंसर आ गया। यानी ये देखिए ये है सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या भाई बात समझ में आई? सेल रिप्रेजेंटेशन क्लियर हुआ? देख लीजिए, क्या भाई कहानी क्लियर है? क्लियर। अब अपन बात करते हैं आगे, मतलब समझ में आता है इसका? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्योंकि सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आई है वो इसी के रेफरेंस से आया, इसको रेफरेंस मान के आया है। तो होता क्या है, कैसे बनाते हैं, देखो 1 मोलर HCl,
यहां पे जो है पीटी ब्लैक, प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग कर देते हैं। अच्छा, ये हुआ कि प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग क्यों करते हैं? तो प्लैटिनम ब्लैक क्या होता है, उसका एड्सॉर्प्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो देखो यहां ये किए, ये पीटी वायर है, ये एक ग्लास का जार है, यहां से H2 गैस पास करते हैं एट 1 बार। एक्चुअली में 1 बार 1 ATM को लगभग सेम मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पहले ATM थी 1 ATM, अभी 1 बार है। ठीक है, तो यहां से H2 गैस आती है और इसमें एड्सॉर्ब हो जाती है। क्लियर, इसमें एड्सॉर्ब हो जाती है। अच्छा, क्या हुआ, ये बना क्यों रहे हैं, ऐसा क्यों बना रहे हैं? देखो आपको बताया गया था कि कभी भी आपको इलेक्ट्रोड बनाना है तो जिसका सल्यूशन हो उसी का रॉड हो। याद आ रहा है? तो सल्यूशन किसका है भाई? H+ का। तो यानी H+ का रॉड किसकी होनी चाहिए? H2 की। लेकिन H2 तो गैस है, गैस को आप कैसे रॉड में कन्वर्ट करोगे? उसी के लिए यहाँ पीटी को क्या कराते हैं? ब्लैक, पीटी ब्लैक की कोटिंग कराते हैं जिससे H2 गैस जाके यहाँ एड्सॉर्ब हो जाए, तो एक प्रकार से इलेक्ट्रोड H2 का तैयार हो जाए। क्लियर? तो यहाँ अपन क्या करते हैं, H2 गैस को एड्सॉर्ब करा लेते हैं, तो H2 H+। तो जो एनोड पे रिएक्शन होगी, अगर एनोड बनाना है तो H2 जो है ये जाएगा, और कैथोड जो होगा ये देखिए, इसका जो E0 है वो भी 0 वोल्ट मानते हैं और इसका जो E0 है वो भी 0 वोल्ट मानते हैं। यानी चाहे एनोड की तरह हो चाहे कैथोड की तरह है, उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका 0 ही मानते हैं। अच्छा, सेल रिप्रेजेंटेशन समझिए। अगर इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देखना है तो ये हो क्या रहा है? H2 से H+, लेकिन H2 के साथ हमेशा PT आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि PT इसलिए क्योंकि PT के बिना H2 आप रोक नहीं सकते। यहां से क्या लिखिएगा? ये देखिए, समझ में आया? अब होता क्या है कि इसका यूज क्या है, मतलब अपन ने क्यों पढ़ा? तो देखो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ZnSO4 और जिंक रॉड है। अगर ZnSO4 और जिंक की रॉड है और आपको पता करना है कि इससे कितना करंट मिलेगा, तो हाफ सेल से तो कोई करंट मिल ही नहीं सकता। तो तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं कि इस हाफ सेल को कनेक्ट कर देते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, जिससे क्या होता है, वो कंप्लीट सेल बन जाता है। अच्छा, लेकिन बात यह है कि हमारे से तो जिंक का करंट पूछा था, H2 का करंट हम मानते ही 0 है क्योंकि उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। इससे ये आपको क्या आ जाता है, इसका जिंक का करंट आ जाता है। जैसे देखो, अगर देखा जाए कि इसको और इसको कनेक्ट करना है तो किसको एनोड बनाया जाए और किसको कैथोड बनाया जाए? वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? H+ का। तो इसका जिंक का एनोड, यानी सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये सेल बन जाएगा। अगर ऐसा बन गया तो करंट, आपको जो भी करंट आएगा हम कहेंगे कि वो जिंक के इलेक्ट्रोड से करंट आ रहा है। क्या समझ में आया? देख लीजिए। क्या भाई बताओ, समझ में आया कि नहीं? कहानी क्लियर हो रही है? ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि क्या है, तो बेसिकली क्या होता है, E0 तो आपको पता है स्टैंडर्ड है, यानी कि 25 डिग्री पे मेजर किया गया। किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी कंसंट्रेशन पे अगर निकालना हो तो हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। सो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेल्टा G का वैल्यू होता है डेल्टा G0
प्लस RT ln Q। देख लीजिए, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log Q। Q क्या है? QC। Q क्या है? QC, QP, QPC। Q जो है Q इक्वल टू QC होगा इन एक्वस फेज, Q इक्वल टू QP होगा इन गैसियस फेज एंड Q इक्वल टू QPC होगा इन एक्वस गैसियस फेज। और जनरली इलेक्ट्रो में ये यूज किया जाता है, क्योंकि अगर एक्वस दिया तो उसका कंसंट्रेशन और गैस दिया तो उसका प्रेशर, अभी बता देंगे। सो जैसे डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है? माइनस NEF माइनस NE0F प्लस 2.303 RT log Q। सो E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT बाई NF log Q। ये देखिए, ये है नर्स्ड इक्वेशन, ये है नर्स्ड इक्वेशन। अब अगर हम देखिए R का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन ले लें, F का वैल्यू 96500 कूलम ले लें, टेम्परेचर का वैल्यू 298 केल्विन ले लें और सबको सॉल्व करें तो E का वैल्यू आएगा E0 माइनस 0.0591 बाई N log Q। जनरली ये इक्वेशन हम यूज करते हैं नर्स्ड इक्वेशन में, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर कोई और दे दे। अगर कोई और टेम्परेचर दे देगा तो फिर ये वैलिड नहीं होगा। देख लीजिए क्या कहानी क्लियर हो रही है। अगर और कोई टेम्परेचर दे दिया तो फिर ये वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोलिए। देख लीजिए, समझ में आ गया? देखिए क्लियर है भाई। अब अपन बात करेंगे स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस सेल का क्या मतलब है कि अगर सेल काम कर रहा है तो स्पॉन्टेनियस और नहीं कर रहा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे देखिए, इफ डेल्टा जी निगेटिव हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। ये तो पढ़े होगे आप लोग। डेल्टा जी क्या होता है? माइनस NEF लेस देन 0। इसका मतलब ई सेल क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। सो ई सेल पॉजिटिव, ई नॉट सेल नहीं, ई सेल अगर पॉजिटिव होगा तो सेल क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। ई सेल अगर पॉजिटिव है तो सेल क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। ध्यान रखिएगा। और अगर ये क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा जी पॉजिटिव देन क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो माइनस NEF दिस, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ई सेल क्या होना चाहिए? निगेटिव। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ई सेल निगेटिव, अच्छा मान लो किसी का ई सेल निगेटिव आ रहा है। ई सेल निगेटिव का मतलब ये नहीं है कि सेल काम नहीं कर रहा, एक्चुअली में आपकी बेवकूफ़ी की वजह से काम नहीं कर रहा। ई सेल निगेटिव है तो आप उनका क्या करो? पोलैरिटी चेंज कर दो। पोलैरिटी चेंज करने का मतलब कि अगर जिसको एनोड बना हो कैथोड बना दो, कैथोड बना हो एनोड बना दो, तो क्या वो ई सेल पॉजिटिव हो जाएगा? सेल काम करने। जैसे मान लो ये बैटरी है, ये माइक की बैटरी है, इसका हम एनोड कैथोड अगर उल्टा कर दें, एक्सचेंज कर दें तो काम थोड़ी ना करेगी। ये है ई सेल निगेटिव का मतलब। क्या कहानी क्लियर है?
देख लीजिए, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है 0, यानी अगर ई सेल का वैल्यू 0 आ गया तो समझ लीजिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो फिर आपको कोई करंट नहीं मिलेगा। देख लीजिए। सो अगर अपन ये कहें कि नेक्स्ट इक्वेशन ये है कि E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू एट इक्विलिब्रियम, ई सेल क्या है 0, यही है ई सेल। तो क्या ई नॉट का वैल्यू 0.0591 बाई 1 या n लॉग क्यू जो होगा वो हो जाएगा के इक्विलिब्रियम। ये देखो, ये क्या हो गया के इक्विलिब्रियम। देख लीजिए। अच्छा, के इक्विलिब्रियम क्या है, केपी भी हो सकता है, केसी भी हो सकता है, केपीसी भी हो सकता है। ध्यान से, वही कंडीशन। क्लियर। और इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत क्वेश्चन आता है इस पे। ये वाला जो पार्ट है ना, ये आईटी वालों को बहुत फेवरेट है, मतलब इस पे क्वेश्चन अधिकतर आ ही जाता है। अब कैसे क्वेश्चन आता है देखो, मान लीजिए कह रहा है 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस। इसका ई नॉट दिया है माइनस 0.8277 वोल्ट। क्लियर। करा फाइंड के इक्विलिब्रियम फॉर इसका के इक्विलिब्रियम निकालना है। ध्यान सुनिएगा, कभी भी किसी रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम निकालना है तो आपका काम पता है क्या है, आपका काम है कि उस रिएक्शन का ई नॉट सेल निकाल लो। अगर ई नॉट सेल निकाल लिए, फार्मूला लगा, आंसर आ गया। क्या कहानी क्लियर है? अगर ई नॉट सेल आ गया आंसर तुरंत आएगा। अब ई नॉट सेल देखो, जैसे ये रिएक्शन है तो ध्यान रखना कि H2O गिव्स H प्लस OH माइनस, इन दोनों का के इक्विलिब्रियम सेम होता है। ठीक, देखिए तो आपको क्या गिवन है, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन H2 प्लस 2OH माइनस, इसका ई नॉट गिवन है माइनस 0.8277। एक रिएक्शन आप और लिख लो क्या अपनी तरफ से, ये देखो, इसका ई नॉट आपको पता है 0 वोल्ट। याद करो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। अगर इन दोनों को ऐड कर दें क्या मिला, ई नॉट सेल क्या हो जाएगा माइनस 0.8277। डायरेक्ट ऐड हो जाएगा ना भाई, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं। अच्छा ये है, अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करेंगे तो H प्लस OH माइनस आएगा, और ई नॉट कितना हो जाएगा माइनस 0.8277 ही रहेगा। याद करो, क्या इसका ई नॉट आ गया? अगर ई नॉट आ गया, अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने होंगे? 1, क्योंकि ऊपर 2 थे, 2 से डिवाइड किया तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो माइनस 0.8277 इक्वल टू 0.0591 बाई 1 लॉग के इक्विलिब्रियम। ये देखो, तो यहां से माइनस 0.8277 बाई 0.0591 इक्वल टू लॉग के इक्विलिब्रियम। क्या समझ में आया? क्लियर। तो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू लगभग 10 की पावर माइनस 14 आ जाएगा। कहानी समझ में आई? यानी आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ई नॉट सेल निकालना। एक बार ई नॉट सेल आ गया बस फिर तो कुछ रह ही नहीं जाता। क्या भाई बात समझ में आई? तो कोई भी 2 रिएक्शन अगर दी हो, पहले आपको ई नॉट सेल आना चाहिए। अगर आपको ई नॉट सेल आ गया तो बहुत आसान हो जाता है। ई नॉट सेल निकालने के बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। क्या भाई बात क्लियर हो रही है?
देख लीजिए, अगर कोई डाउट हो, कहीं भी कोई डाउट हो, आप दोबारा पूछ सकते हैं, देख लो। तो ये के इक्विलिब्रियम निकालना आपको आ गया। यानी के इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना है, जनरली क्या होता है, दो रिएक्शन दी होती हैं, दोनों का ई नॉट दिया होता है, लिखो फाइनल रिएक्शन बनाओ, ई नॉट सेल निकालो, बराबर करो, आंसर आ गया। क्लियर, पक्का, देख लीजिए। अब जो है ये बात समझ में आई कि भाई ई नॉट सेल जो है दिया होगा तो हम के इक्विलिब्रियम निकाल लेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स में देखिए दो चार इलेक्ट्रोड्स इनको कोई पूछा नहीं जाता, बस ये है कि भाई हाँ ठीक है, नाम जान गए। मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल आयन इलेक्ट्रोड क्या है, ये लो, ये मेटल आयन इलेक्ट्रोड। गैस आयन इलेक्ट्रोड, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, गैस आयन इलेक्ट्रोड में क्या होगा, Cl2+2, ये लो गैस एनायन, ये गैस कैटायन, ये देखो इसका रिप्रेजेंटेशन, ये देखो। क्लियर, देख लीजिए। अपन ने पढ़ा कि भाई टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स कैसे कैसे होते हैं, मेटल आयन, गैस आयन। अब अपन बात करते हैं कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, देखिए कंसंट्रेशन सेल ऐसा होता है, द सेल इन विच बोथ इलेक्ट्रोड्स आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, द सेल इन विच बोथ इलेक्ट्रोड्स यानी कैथोड एनोड बोथ इलेक्ट्रोड्स आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल इज नोन एज कंसंट्रेशन सेल। अब क्या होता है कि कंसंट्रेशन सेल, ये सबको पता है कंसंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड सेम होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसंट्रेशन सेल की वो क्या है कि कंसंट्रेशन सेल जो होता है वो दो तरह का होता है। कंसंट्रेशन सेल टू टाइप का। सो पहला होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, एंड सेकंड होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। कभी कभी देखो अभी तक तो इस पे कुछ नहीं आया, बस कंसंट्रेशन सेल का न्यूमेरिकल आता है, लेकिन कुछ भी पूछ सकता है, पता चला थ्योरी में क्वेश्चन पूछना है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल क्या होता है समझिए। इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल हम उस सेल को कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, जिसमें इलेक्ट्रोड तो सेम मटेरियल का, इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल का होना चाहिए, सॉल्यूशन भी सेम होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन डिफरेंट होना चाहिए। सेम इलेक्ट्रोड्स but different concentration of electrolyte।
यानी इलेक्ट्रोलाइट का अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल होगा। अच्छा, अब ये हुआ कि इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन क्या है? सेम इलेक्ट्रोड एंड सेम electrolyte concentration, but the active mass of electrodes are different. Active mass ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर डिफरेंट। अब ये हुआ कि यार इलेक्ट्रोड्स तो जनरली सॉलिड होते हैं, सॉलिड का कंसंट्रेशन अपन ने एक्टिव मास 1 पढ़ा है। एक्टिव मास 1 पढ़ा है, एक्टिव मास 1 होता नहीं है, कांस्टेंट होता है। तो अगर वो कांस्टेंट अलग अलग दिए हों तो हो गया काम। देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। चेक करिए, ये क्या हुआ? ये है एनोड, ये है कैथोड। अब आप देखो कि ये जिंक का एनोड है, जिंक का कैथोड है, तो जिंक का एनोड है, जिंक का कैथोड है, इसका मतलब ये कंसंट्रेशन सेल है। लेकिन कंसंट्रेशन सेल कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोड? तो यहां इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन है डिफरेंट है, तो ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल है। ये है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। अगर यहीं पे जिंक सॉलिड, Zn+2, Zn+2, जिंक सॉलिड, ये देखिए Zn+2 का कंसंट्रेशन दोनों में सेम है, लेकिन इनका C1 अगर इसकी एक्टिविटी है और C2 इसकी एक्टिविटी है तो ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल हो जाएंगे। ये देखिए, क्लियर है? देख लीजिए, तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, क्या क्लियर हो रहा है? देख लीजिए, क्या कहानी क्लियर हुई? अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए। अच्छा, एक बात और, जो E0 सेल होगा कंसंट्रेशन सेल का, वो हमेशा 0 होगा। देख लीजिए, E0 सेल इक्वल टू 0 फॉर कंसंट्रेशन सेल। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, कहेगा फाइंड ई सेल। ये देखिए गिवन है KSP ऑफ AgCl 10 की पावर -10 एंड E0 Ag प्लस से Ag दिया है आपको 0.8 वोल्ट। देखो एक बात बताएं आपको, क्या है कि जब भी कभी इलेक्ट्रो क्वेश्चन एडवांस में आता था तो एडवांस में इलेक्ट्रो और आयनिक मिला के आता है, और अगर इलेक्ट्रो के क्वेश्चन में KSP दिख गया तो बच्चे क्या करते हैं, देखते ही छोड़ देते हैं, हटाओ बे समझ में नहीं आएगा, जबकि होता बहुत आसान है। देखिए पहले जो सेल लिखा है इसको समझिए क्या है, Ag से AgCl सैचुरेटेड मतलब इक्विलिब्रियम। Ag से AgCl थोड़ी ना बन सकता है भाई कभी, इसका मतलब ये Ag से Ag प्लस है। यानी अगर इसको आप सही से समझें
तो ये बेसिकली Ag से Ag प्लस और Ag प्लस से Ag, ये है सेल। देखो इसका 1 मोलर है। अच्छा यहाँ पे मान लीजिए C मोलर है या S मान लीजिए, क्लियर। तो रिएक्शन देखिए, Ag से Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड। अगर इनको ऐड कर दें, Ag सॉलिड तो सेम में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ Ag प्लस से क्या Ag प्लस बना, यानी जो फाइनल रिएक्शन आपको दिख रही है वो Ag प्लस से Ag प्लस ही है। अब काट मत देना, क्यों? क्योंकि दोनों के कंसंट्रेशन क्या हैं, अलग अलग हैं। ये S मोलर है और ये 1 मोलर है। देखिए E नॉट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। अच्छा अब ये S क्या, देखो सैचुरेटेड है, तो KSP इक्वल टू Ag प्लस Cl माइनस। अच्छा दोनों बराबर होंगे तो ये हो जाएगा S स्क्वायर, तो S का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट KSP, देखो। और E का वैल्यू आ जाएगा E नॉट 0 माइनस 0.0591 बाई 1 लॉग S बाई 1। और S का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ 10 की पावर माइनस 10, तो S का वैल्यू 10 की पावर माइनस 5, तो यहाँ 10 की पावर 5 रख दीजिए, तो E का वैल्यू आ जाएगा 0.0591 इंटू 5। देख लो कहानी समझ में आई, ये है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आया IIT में, देखिए Ag सॉलिड AgCl KCl 0.2 मोलर AgBr KBr 0.2 मोलर Ag सॉलिड गिवन है। KSP ऑफ AgCl 10 की पावर माइनस 10 एंड KSP ऑफ AgBr 10 की पावर माइनस 13। समझ में आ रहा है? बोला फाइंड E सेल, एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस में भी आ सकता है, क्योंकि ऐसा कोई बहुत चमत्कारी नहीं है, बहुत टफ नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। है क्या, सबसे पहला काम होता है कि आपको जो सेल दिया हुआ है उसको देख के आपको ये समझ में आए कि ये कंसंट्रेशन सेल है। अगर देखो Ag से AgCl तो कभी बन नहीं सकता, इसका मतलब Ag से Ag प्लस है और Ag से प्लस से Ag है, ये कंसंट्रेशन सेल है। कौन सा कंसंट्रेशन सेल है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। देखो अब देखो यहाँ Ag प्लस यहाँ से आएगा, Ag प्लस यहाँ से आएगा। अब ये कैसे आएगा, देखो KSP का वैल्यू आप लिखिएगा Ag प्लस Cl माइनस, Cl माइनस KCl 0.2 है तो Cl माइनस 0.2 है, तो यहाँ 0.2 रख दें अगर 10 की पावर माइनस 10 में, तो यहाँ अगर इसका C1 मान लें Ag प्लस, यहाँ 0.2 तो 10 की पावर माइनस 10, तो C1 का वैल्यू आएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10। इसी तरह फॉर AgBr अगर बात करें तो Ag प्लस कंसंट्रेशन Br माइनस कंसंट्रेशन इक्वल टू KSP। Ag प्लस का C2 मान लें, इसका 0.2 10 की पावर माइनस 13, तो C2 का वैल्यू आएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 13। चेक कर लो, C2 आ गया। एक प्रकार C1 C2 दोनों आ गए, यानी अपना है क्या, Ag सॉलिड से Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये है C1, और Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड, और ये कंसंट्रेशन है C2। देख लो, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या अपने को आएगा, Ag प्लस से Ag प्लस, इसका आएगा C2, इसका आएगा C1, और E नॉट सेल क्या हो जाएगा, 0। तो E का वैल्यू आ जाएगा माइनस 0.0591 बाई 1
log C1 बाई C2। देख लो, तो यहां से जो ई सेल आया वो आ गया -0.0591 बाई 1 लॉग C1 कितना था 5 इंटू 10 की पावर -10, 5 इंटू 10 की पावर -13, तो यहाँ से ये गया 3, तो -0.0591 इंटू 3 आंसर आ जाएगा। देखिए चेक करो, ई सेल क्या आ रहा है निगेटिव, इसका मतलब ये सेल काम नहीं करेगा। अगर आप इस सेल को काम कराना चाहते हैं तो इसकी पोलैरिटी बदलनी पड़ेगी, यानी इसको कैथोड जिसको लिए उसको एनोड बनाओ, एनोड को कैथोड बनाओ, तो ई सेल पॉजिटिव हो जाएगा और ये वर्क कर जाएगा। क्या समझ में आया कंसंट्रेशन सेल? देख लीजिए, क्या भाई समझ में आया? कंसंट्रेशन सेल क्लियर हुआ दोनों? चलिए अब अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेंस में एडवांस में सब जगह क्वेश्चन आता है। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, तो पहला इसी सीरीज में बात करते हैं सिल्वर हैलाइड इलेक्ट्रोड। सिल्वर हैलाइड इलेक्ट्रोड, सिल्वर हैलाइड इलेक्ट्रोड लाइक। अच्छा खास बात, इसको कैथोड एनोड दोनों की तरह बना सकते हो आप। अगर कैथोड की तरह बनाना तो देखिए AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। देखिए ये है AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हुआ Ag। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। इसका सेल रिप्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगर हम इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देखें तो AgCl क्या हो रहा है? खास बात, वहां AgCl में Cl माइनस, यहां भी Cl माइनस है, Cl माइनस का कुछ नहीं हुआ। यानी क्या AgCl Ag सॉलिड में गया है? देख लीजिए, खास बात Cl माइनस का कुछ नहीं हुआ, तो Cl माइनस हमेशा ध्यान रखना AgCl के साथ ही रहेगा। ये खास बात है इसका। अगर एनोड की तरह बात करें, अगर हम इसमें बात करें एनोड का, एनोड में क्या होगा? देखो Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। देखिए ये हो गया एनोड। अगर इसका सेल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो हो क्या रहा है? क्या AgCl में जा रहा है और साथ में Cl माइनस। ये देखो, ये है कैथोड का रिप्रेजेंटेशन, ये है एनोड का रिप्रेजेंटेशन। खास बात क्या पता क्या पूछेगा? ये रिप्रेजेंट ऐसे कह देगा, इसका ई नॉट बताओ मतलब कैथोड का ई नॉट बताओ, इसका ई नॉट बताओ मतलब एनोड का ई नॉट बताओ। क्लियर है? देख लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन देखिए इसमें कैसे बनता है। अगर इसमें बात करें कि यार इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, तो क्वेश्चन देखिएगा ऐसे बोलेगा कि ई नॉट Ag प्लस से Ag इक्वल टू आपको दिया है 0.8 वोल्ट। KSP ऑफ AgCl जो है गिवन है 10 टू द पावर -10। क्लियर? करा फाइंड ई नॉट AgCl Cl माइनस। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांस के लिए भी, मेंस के लिए भी। और आपको बता दें बुकों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर, इस क्वेश्चन के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला डिराइव करते हैं।
आप लोगों ने भी अगर कहीं पढ़ा होगा तो एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, किसके लिए फॉर्मूला रख लो और वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला याद करोगे भूल जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। सेट तरीका है, 2 लाइन में आंसर आएगा। देखिए क्या है, पहले जो आपको जिसका ई नॉट दिया है वो लिखो, और जिसका ई नॉट निकालना है उस रिएक्शन को लिखो। क्या कहानी क्लियर? फिर इसका ये देखो, इसका निकालना है। एक पहले देखो रिएक्शन, देखो क्या है, ये है Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस गिव्स AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सो यहां इसका ई नॉट अपने को निकालना है, और इसको हम क्या मान लें, x वोल्ट। इसको हम क्या मान लें, x वोल्ट। अगर इसको हम x वोल्ट मान लें, ध्यान समझिएगा, अगर हम इसको x वोल्ट मान लें जो कि हमें वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 0.8 वोल्ट है, इसका x वोल्ट मान लें, हमें x की वैल्यू निकालनी। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो बात जरा समझिएगा कि x की वैल्यू कैसे आएगी। 2 रिएक्शन गिवन है, अब आपका काम क्या है, इन 2 रिएक्शन को देख के एक ऐसी रिएक्शन बना लो, इन 2 रिएक्शन से एक ऐसी रिएक्शन बना लो जिसका कि तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो। किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, KSP ऑफ AgCl। क्या AgCl का KSP पता है, यानी Ag प्लस Cl माइनस पता है आपको, कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो क्या करें, देखो दोनों को ऐड कर दो, डायरेक्ट ऐड कर दो। अगर डायरेक्ट ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, ये देखो, और इसका जो ई नॉट हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 0.8, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/KSP। क्यों, उल्टा है ना भाई, देख लीजिए। अब अगर ये पूरा सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम में मान लें तो क्या ई सेल 0 हो जाएगा, याद करो। तो एट इक्विलिब्रियम, ई सेल का वैल्यू क्या होता है, 0। तो ई नॉट का वैल्यू आ जाएगा 0.0591/n लॉग के इक्विलिब्रियम। तो ई नॉट है x प्लस 0.8 इक्वल टू 0.0591/1, और के इक्विलिब्रियम क्या है 1/KSP, यानी 0.0591 log 10 की पावर 10, तो यह जाएगा 0.591 माइनस 0.8 इक्वल टू x। कहीं किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, देख लीजिए। क्या कहानी समझ में आई? मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड क्लियर है, देख लो। कोई भी इस तरह का इलेक्ट्रोड बना सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत आसान सा है, देख लीजिए। कैलोमल इलेक्ट्रोड, अगला इलेक्ट्रोड है कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या है, बेसिकली ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड ही है। अच्छा, कैलोमल इलेक्ट्रोड को ही हम सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। क्यों सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं? बिकॉज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन था। अच्छा, हाइड्रोजन में क्या होता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो होता तो ठीक है, बट उसका ट्रांसपोर्टेशन आसान नहीं है क्योंकि उसमें ग्लास होता है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन आसान नहीं, इसलिए हम लोग सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड। Hg2Cl2 ये है कैलोमल इलेक्ट्रोड। इसको भी हम एनोड कैथोड दोनों तरह यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको कैथोड की तरह यूज करिएगा, ये देखिए, ये बेसिकली मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड की तरह ही है, देख लीजिए। अगर एनोड की, अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन Hg2Cl2 से Hg और Cl माइनस हमेशा इसके साथ, ये देखिए। एनोड की तरह अगर बात करें,
ये है एनोड, देखिए ये एनोड है, और यहाँ अगर इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो क्या हो रहा है, Hg से Hg2Cl2 बन रहा है और Cl माइनस यहाँ आ जाएगा। ये है आपका जो है, देख लीजिए कैलोमल इलेक्ट्रोड। क्या भाई कैलोमल इलेक्ट्रोड की कहानी क्लियर हुई कि क्या है कैलोमल इलेक्ट्रोड? कोई डाउट हो तो बोलिए। ये आपका जो है कैलोमल इलेक्ट्रोड समझ में आया, क्लियर? देख लीजिए, क्या भाई बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रोड के टाइप आपको जो है क्लियर हो गए कि इलेक्ट्रोड कैसे कैसे हम लोग इलेक्ट्रोड करते हैं। भाई सेकेंडरी, ये समझ में आ गया कि भाई सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है। क्लियर भाई, इतनी कहानी क्लियर हुई कि भाई कैसे कैसे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए।